हेलो साथियों, वेलकम टू एजुकेशन। मैं हूं शिव और आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस परीक्षा 2023 के लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि पिछले शिफ्टों में आपके जिस टाइप के क्वेश्चन जीके जीएस में पूछे गए थे, बिल्कुल उस टाइप के क्वेश्चन को आपको डेली प्रैक्टिस करा रहे हैं। इस वीडियो में आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर फ्रेंड्स आप इस 25 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन का भी सही आंसर बता सकते हैं तो समझ जाइएगा कि आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हमने आपके पिछले एग्जाम में सभी क्वेश्चन का आपको एनालिसिस कराया था। जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, बिल्कुल उस टाइप का क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। अगर आप इसी तरह से डेली प्रैक्टिस करते जाएंगे तो 8 से 10 क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में यहीं से देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का यह जो है 8वां प्रैक्टिस सेट है। अगर आप इसी तरह से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जहां आपको रोज सुबह 10 बजे इसी तरीके से जीके जीएस की अच्छी तैयारी कराई जाती रहेगी। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग अब बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। तो अब इसका आंसर आप लोग बताइएगा कि पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियों में नर्मदा नदी, ताप्ती नदी के अलावा लूनी, घाघरा, माही और साबरमती नदी हैं। तो पश्चिम की ओर कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, लूनी नदी, घाघरा नदी, माही नदी और साबरमती नदी। तो बिल्कुल इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। और आप लोग फ्रेंड्स, जैसे हम आपको क्वेश्चन पढ़ेंगे आप लोग तुरंत आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा और इसी तरीके से आप लोग सभी 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा और लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि 25 में से आपके जो है कितने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आंसर पता था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर बताइएगा कि विटामिन सी किस बीमारी से होता है। तो विटामिन सी किस बीमारी से संबंधित है, अब आप लोग बताइएगा। आपको बता दें, विटामिन सी की कमी हमारी स्किन, जॉइंट्स, मसूड़ों, बालों में झलकने लगती है। वहीं इसकी कमी में डिप्रेशन तक के लक्षण आ जाते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक की बीमारी होती है। तो विटामिन सी किस बीमारी से संबंधित है, तो स्कर्वी जैसे फ्रेंड्स रोग इसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स बताने का प्रयास कीजिएगा कि मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया था, मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है। तो कौन सा राज्य है आप लोग बताइएगा। अगर आपको नहीं पता है तो याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स, मोहिनी अट्टम की शाब्दिक व्याख्या क्या होती है, मोहिनी होती है। मोहिनी के नृत्य के रूप में की जाती है। हिंदू पौराणिक गाथा के दिव्य मोहिनी केरल का शास्त्रीय एकल नृत्य रूप है। तो मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। अगर आपने केरल आंसर दिया था तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है। अब बताइए अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है। तो ध्यान से समझिएगा, किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों के बारे में यथाशीघ्र बताए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा और न ही उसे अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने और बचाव करने के अधिकार से वंचित किया जाएगा। तो यहाँ से फ्रेंड्स अनुच्छेद 22 है, क्योंकि फ्रेंड्स आपके एग्जाम में अनुच्छेद से हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। जिस टॉपिक से आपके एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल उस टॉपिक को हम आपके जो है यहाँ पर ज़्यादा प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से आपके एग्जाम में ढेर सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन का आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपके हर एक शिफ्ट में फ्रेंड्स 2-3 बार जरूर देखने को मिलता है। तो पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है बताइएगा। अगर आपको नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा, पंडित रविशंकर एक सितार वादक और संगीतज्ञ थे। उन्होंने विश्व के कई महत्वपूर्ण संगीत उत्सवों में भी हिस्सा लिया था। तो इनका संबंध किससे है, तो सितार से इनका संबंध है। याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, सितार वादक हैं। आगे की शिफ्टों में डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या है। अब बताइए, रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था। अगर नहीं पता है तो ध्यान से समझिएगा, श्री रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। तो क्या था, गदाधर चट्टोपाध्याय इनका वास्तविक नाम था। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सबको बता दें, अगर आप लोग एसएससी एमटीएस के लिए बुक लेना चाहते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन की फ्रेंड्स बुक आ गई है, जिसमें आपके फ्रेंड्स चारों सब्जेक्ट से क्वेश्चन को दिया गया है। जैसे आपका फ्रेंड्स रीजनिंग है, मैथ
है, जीके जीएस है, इंग्लिश है, इन सभी सब्जेक्ट को मिलाकर के कुल 2150 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। साथ में आपको 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। इसके अलावा 8 सोल्व्ड पेपर भी देखने को मिलता है। यानी फ्रेंड जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बिल्कुल उस टाइप के क्वेश्चन इस जो है बुक में भी दिया गया है। इसमें फ्रेंड्स आप जो है क्वेश्चन का आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के साथ साथ में फ्रेंड्स इसमें जो है सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन भी लास्ट में दिया गया है। यहाँ पर आप सभी अपने क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन देख सकते हैं। साथियों इस बुक के साथ साथ आपको एसएससी एमटीएस का चक्षु प्रकाशन का एसटीडी गाइड भी अवेलेबल है। अगर आप इन सभी बुक को लेना चाहते हैं तो फ्रेंड्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अमेजन और फ्लिपकार्ट का लिंक दिया गया है। घर बैठे आप आसानी से इन सभी बुक को परचेस कर सकते हैं। साथ ही में आप फ्रेंड्स इसे नियर बाय स्टोर से भी परचेस कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स चक्षु पब्लिकेशन की बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली किस देश से प्रेरित है। तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। भारत की संसदीय शासन प्रणाली किस देश से प्रेरित है, तो ब्रिटेन से प्रेरित है। तो याद कर लो ब्रिटेन इसका राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइएगा कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है। तो अब देखिएगा फ्रेंड्स सबसे कम लिंगानुपात पूछा गया है किस राज्य का है। तो याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स हम आपको बता दे रहे हैं सबसे कम किस राज्य का है, सबसे ज़्यादा किस राज्य का है, या फिर सबसे कम किस जो है केंद्र शासित प्रदेश का है। तो तीनों क्वेश्चन का हम आंसर आपको क्लियर कर दे रहे हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोग फ्रेंड्स इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है। तो याद कर लीजिएगा हरियाणा में है। हरियाणा में भारतीय राज्यों में सबसे कम लिंगानुपात यानी 877 है। उसके बाद अगर पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेश तो याद कर लीजिएगा दमन एवं दीव में। तो दमन एवं दीव में लिंगानुपात सबसे कम 618 है। अगर राज्य पूछा जाए तो हरियाणा, अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो दमन एवं दीव। सभी भारतीय राज्यों में केरल का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा जिसका पूछा जाए तो केरल का है। तो तीनों क्वेश्चन को आप लोग याद रख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आएगा केरल का लिंगानुपात कितना है, 1084 है, जो कि सबसे ज़्यादा स्टेट में जो है केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है। तो बताइए अब अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है। आपको बता दें पोपीर नृत्य अरुणाचल प्रदेश का एक नृत्य रूप है। अरुणाचल प्रदेश में गालो जनजाति पोपीर नृत्य से नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। अब ये आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि अरुणाचल प्रदेश का नृत्य कौन सा देता है, लेकिन याद कर लीजिएगा पोपीर नृत्य जो है यह अरुणाचल प्रदेश का ही भाग है, ये इसका जो है नृत्य है। अगर पूछा जाए किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है तो गालो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि सरहुल नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो नृत्य वाले क्वेश्चन ज़्यादा क्यों ऐड किया गया है फ्रेंड्स, क्योंकि आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन नृत्य का ही देखने को मिलेगा हर एक शिफ्ट में, इसलिए नृत्य वाले क्वेश्चन ज़्यादा पढ़िएगा। अगर सरहुल नृत्य की बात किया जाए तो याद कर लीजिएगा सरहुल नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य में सरगुजा, जसपुर और धर्मजयगढ़ तहसील में बसने वाली उरांव जाति का जो है जाति नृत्य है। इस नृत्य का आयोजन चैत्र मास की पूर्णिमा को रात के समय किया जाता है। तो किस राज्य में किया जाता है, बस आप लोग राज्य याद कर लीजिएगा, छत्तीसगढ़ में किया जाता है। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अगर वर्ष आपको पता है तो बिल्कुल सही है, नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा स्वतंत्रता संग्राम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृति महाविद्यालय में हुई थी। तो कब हुई थी, 1885 में। कहाँ हुई थी, मुंबई में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको फ्रेंड्स नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा अहिंसा दिवस यानी फ्रेंड्स महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस महात्मा गांधी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसे भारत में गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस स्थापित करने के लिए मतदान हुआ था। महासभा में सभी सदस्यों ने 2 अक्टूबर को इस रूप में जो है अहिंसा दिवस स्वीकार किया था। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसका आंसर बताइएगा कि मुगल बादशाह हुमायूं ने किस नगर की स्थापना की थी। तो हुमायूं ने किसकी स्थापना की, याद कर लीजिए। हुमायूं का शासन अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत के हिस्सों में रहा। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह नाम के एक नए नगर की स्थापना की थी। तो किस नगर की स्थापना की थी, तो दीन पनाह नामक जो है नगर की स्थापना की थी 1533 में।
अगला क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ISSF चैंपियन रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए अगर पूछा जाए ISSF चैंपियन रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल, यह जो है मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि 2020 के अनुसार भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मैग्नीज सबसे ज़्यादा का उत्पादन कहाँ होता है? तो MP में होता है, तो इसको याद कर लीजिएगा, मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि सुतापा तालुकदार का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा, ओडिसी नृत्य शैली से इनका संबंध है, तो ओडिसी नृत्य शैली इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सैंड फ्लाई मक्खी के काटने से कौन सा रोग होता है? तो बताइए, सैंड फ्लाई जो मक्खी होती है इसके काटने से कौन सा रोग होता है? तो काला जार होता है, तो इसको याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में जेवलिन थ्रो में कितने मीटर का भाला फेंका था? तो फ्रेंड्स आपको बता दें, नीरज ने लोसाने डायमंड लीग में पहला स्थान हासिल किया है। वह 87.66 मीटर दूर भाला फेंक कर पहले स्थान पर रहे थे। तो इनका फ्रेंड्स आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, कितनी दूरी थी? 87.66 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओणम त्यौहार किस राज्य का त्यौहार है? तो ओणम की अगर बात किया जाए तो याद कर लेना फ्रेंड्स, केरल में मनाया जाता है। ओणम त्यौहार मुख्य रूप से केरल का त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है कि चोल वंश की स्थापना किसने की थी? तो अच्छा क्वेश्चन, इसको याद कर लो। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। उसने 8वीं शताब्दी में तंजौर साम्राज्य पर अधिकार कर लिया और पल्लवों को हराकर शक्तिशाली चोलों के उदय का नेतृत्व किया था। तो चोल वंश की स्थापना किसने की? विजयालय ने की थी। अगला क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखना। इसका आंसर आप लोग बताइए, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते थे? तो सबसे पहले आप लोग इसको बताइएगा कि टोटल कितने मेडल जीते थे। अगर आपको पता होगा टोटल कितने मेडल जीते, तब आप आसानी से कर सकते हो। तो कितने गोल्ड जीते थे, कितने रजत पदक, कितने कांस्य पदक? तो याद रखना, टोटल जो है 7 मेडल भारत ने जीता था। 7 में फ्रेंड्स आपका जो है 4, 2, 1 था, यानी फ्रेंड्स इसमें 4 जो है कांस्य पदक था, 2 आपका रजत पदक था, 1 आपका स्वर्ण पदक था। इसको याद कर लो। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 7 मेडल अपने नाम किए थे। भारत ने 1 स्वर्ण पदक जीता था, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक के साथ ओलंपिक का समापन किया था। तो टोटल 7 पदक थे, 1 इसमें आपका स्वर्ण पदक था। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो MTS के एग्जाम में यह क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, इसको आप लोग फ्रेंड्स याद कर लेना। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि समान कार्य के लिए समान वेतन की अवधारणा संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो डायरेक्ट आप लोग अनुच्छेद याद रखना। अगर पूछा जाए समान कार्य के लिए समान वेतन की अवधारणा, तो अनुच्छेद 39D में है। तो अनुच्छेद 39D इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि राइट टू वोट में आयु कितनी होती है? तो राइट टू वोट में आयु पूछी गई है, इसकी आयु मिनिमम कितनी होती है? तो भारत के संविधान का 61वां संशोधन, जिसे आधिकारिक तौर पर संविधान अधिनियम 1989 के रूप में जाना जाता है, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है। तो इसका आंसर 18 वर्ष राइट होगा। अगला फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी? तो देखिए अगर पूछा जाए 2011 के अनुसार भारत की वार्षिक वृद्धि दर, तो याद करना 1.64% थी। तो वार्षिक वृद्धि जो दर थी तो 1.64 यानी फ्रेंड्स 1.64% भारत की वार्षिक वृद्धि दर थी। अब आप लोग फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके 25 में से आपको ऑलरेडी कितने क्वेश्चन का आंसर पहले से पता था। अगर फ्रेंड्स जो भी कैंडिडेट 15+ क्वेश्चन को सही करते हैं, समझ जाइएगा कि आगे फ्रेंड्स आप इस एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस यहीं तक। मैं उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, और इसी तरह से अगर आप SSC MTS एग्जाम के लिए GK GS की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, जहां आपको डेली 10 बजे सुबह इसी तरीके से प्रैक्टिस कराया जाता रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।